हेलो माय फ्रेंड्स, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 के साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि ये यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर में आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए, और आपको जो भी समझ में आए, वो जो ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पूछ रहा है इसको, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो क्वालिटी में जाके इसको वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको और क्लियर ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्या रहा है पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या अधिकतम है। परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है, परमाणुओं की संख्या इसमें किसमें अधिकतम है। आपको ये अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं दोस्तों, N2 नाइट्रोजन, और ये क्या है CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, CH4 को इंग्लिश और हिंदी में हम लोग मीथेन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। और ये हो गया तो आपका CO2 तो आप सब जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, और ये O2 क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। तो फ्रेंड्स हमें यही पता लगाना है CH4। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पहले समझें, क्योंकि हमें परमाणुओं की संख्या किसमें अधिक है ये पता लगाना है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। CH4 के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। परमाणु संख्या अधिकतम है, CH4 में अधिकतम है। अब कैसे अधिकतम है, क्यों हमने चेक किया है। कौन सा फॉर्मूला? परमाणु की संख्या और जो उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान फ्रेंड्स हम लोगों को अलग अलग दिया हुआ है। ये 16 ग्राम ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया, ये 16 ग्राम इसका कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्यमान हो गया। ये सब इसके वॉल्यूम है, साइड में जो दिए हुए हैं ये सब क्या है, इसके वॉल्यूम है। और नीचे परमाणु भार। अब परमाणु भार कैसे निकालेंगे? परमाणु भार जो होता है हमारा, उसका मतलब एटॉमिक वेट। परमाणु भार निकालने के लिए हमें इनके अलग अलग जो वेट होते हैं उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे CH4 का परमाणु भार कितना होगा, कार्बन का कितना परमाणु भार होता है, 12 होता है। और H4 है यहाँ पे, H4 यानी कि 1 × 4, ये कितना हो गया 4। अब ये 12 और 4 हो गया, 12 में 4 जोड़ दिया 16 हो गया, ये हो गया परमाणु भार। जब हम परमाणु संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान से परमाणु भार को डिवाइड कर देंगे। द्रव्यमान हमें 16 गिवन था यहाँ पे, ये द्रव्यमान आपका हो गया। और आपने जो यहाँ से निकाला वो क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से 16, तो 16 डिवाइड बाई 16 1 आ गया। परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई मीथेन गैस में, 1 आ गई। उसी तरह हम अलग अलग निकालेंगे। जब CO2 का हमने निकाला तो हमें 0.6 मिला, भैया कम है। 0.5 और कम है, 0.5 से ये भी कम है। तो सबसे ज़्यादा 1 जो संख्या बन रही है आपकी, वो किस में बन रही है, CH4 में बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा एकदम, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C जो है आपका, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यहाँ पे आप रिएक्शन को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे एथिलीन को लिया गया है और सिल्वर नाइट्रेट को लिया गया है, और यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ है उसके बाद हमें क्या मिला है, Ag2, ये मिला है हमें Ag2C2। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एसिटिलाइट। क्या बोलते हैं, सिल्वर एसिटिलाइट। और टॉलेंस अभिकर्मक किसे ही कहते हैं, सिल्वर एसिटिलाइट को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्या कह रहा है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब भैया ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या से तात्पर्य ये है कि किसी यौगिक में, जैसे कोई भी यौगिक हो गया, उसमें कोई परमाणु अपने कितने, उस यौगिक में बंद कितने, जो परमाणु होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे चुका है, वो उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जो परमाणु मतलब देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को, उनमें जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो किस में चली जाती है, उसमें प्लस में होता है। जो परमाणु दूसरे
परमाणुओं से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसमें ऑक्सीकरण संख्या माइनस में हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसमें यही चीज़ पूछी गई है। बताना है आप लोगों को कि निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, +2 दिखाना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर AOF2। क्यों? क्योंकि इसमें मानव OF2 में ऑक्सीजन O की ऑक्सीकरण संख्या X है। O की हमने क्या ले लिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या X है। और फ्लोरीन को हम जानते हैं, फ्लोरीन को हम लोग -2, ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम किसको मानते हैं, फ्लोरीन को मानते हैं। और ये काफ़ी येलोइश पॉइजनस गैस होती है। इसका कलर कैसा होता है, तो हल्की सी येलोइश होती है। और ये सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। और ये कौन से ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये ग्रुप 17 में अवस्थित होती है, इसका स्थान होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस तरह निकाला गया, ऑक्सीकरण संख्या -1 ले लिया हमने, फ्लोरीन का -1 होता है, तो उस हिसाब से हम निकाला। OF2 लिखा है यहाँ पे, OF2 ऑक्सीजन O की हमने ऑक्सीकरण संख्या X ले ली। F का क्या होता है, -2 होता है, तो -1 × 2, उसी हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो हमारी X की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पे हमने यहाँ से निकाल लिया ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है और ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक रबर का एकलक कौन सा होता है। भैया प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, हम लोग इंग्लिश में इसे नेचुरल रबर कहते हैं। और एकलक फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन आपका बहुलक। बहुलक इंग्लिश में हम लोग पॉलीमर के नाम से इसे जानते हैं। तो प्राकृतिक रबर हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें आइसोप्रीन से मिलता है। किससे मिलता है, आइसोप्रीन से हमें मिलता है प्राकृतिक रबर। इतना हम लोगों को जानने की आवश्यकता है यहाँ पे, बाकी एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और आप इसको जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक वाले, क्वथनांक मतलब इंग्लिश में जो लोग नहीं जानते हैं इसे, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक का मतलब होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। अब भैया यौगिक की बात कर रहे हैं, कौन सा कंपाउंड हो सकता है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो भैया कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे आसान है, कहीं भी एन गिवन हो आपका और आगे क्या लगाओ, पेंटेन या अल्केन लगाओ, तो उस हिसाब से एन पेंटेन हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक सबसे अधिक होगा यहाँ पे। और जैसे जैसे इसमें एन की संख्या बढ़ती जाएगी, एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे एन का क्या आशय है, एन का आशय है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें एल्केन में, तो वैसे वैसे इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। बस इससे ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये कह रहा है एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी। एरोमेटिक यौगिक, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एरोमेटिक यौगिक इंग्लिश में इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है एरोमेटिक कंपाउंड में, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जब दो बॉन्ड साथ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहा है। तो उस हिसाब से हक्कल नियम के अनुसार यहाँ पे आप ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए कि जो 4n+2 रूल है, यहाँ पे 4n+2 रूल के हिसाब से, जिसे हम हक्कल नियम, हक्कल का रूल भी जानते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न 7 आप देख सकते हो दोस्तों। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। जो रदरफोर्ड थे वैज्ञानिक, इन्होंने अल्फा कण वाला प्रयोग किया था। इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, उस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी परमाणु का जो धनावेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो परमाणु के केंद्र में, जैसे ये आपका एटम हो गया तो इसके केंद्र में, जिसे हम न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नाभिक, हिंदी में नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक में जो परमाणु का द्रव्यमान होता है और जो धनावेश होता है वो यहाँ पे संचित रहता है। तो ये यहाँ से अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया। तो क्या निष्कर्ष निकाला गया मैंने आपको बताया? परमाणु में नाभिक, ये देखिए नाभिक दिख रहा है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही चीज़, बस इतनी सी चीज़ें याद रखिए तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जिससे आप स्टार मार्क कर दीजिए ताकि आपको रिवीजन टाइम में प्रॉपरली आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? पहले तो समझेंगे विषमांगी और समांगी मिश्रण क्या होते हैं हम लोग। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनके पदार्थों का संगठन करने पे या उनका विघटन करने पे वो समान तरीके से व्यवहार करते हैं और उनके गुण और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता। जैसे समांगी मिश्रण कौन कौन सा हो गया? दूध चीनी में, जो दूध का चीनी में मिलना या पानी का चीनी मिलना, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। ये इसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको संगठन करने पे उनको क्या होता है, उनके गुण चेंज हो जाते हैं। वो एक समान, जो उनके कण होते हैं वो एक समान व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा विषमांगी मिश्रण नहीं है। यहाँ पे विषमांगी मिश्रण नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं कई बार पूछ लेता है। नहीं का मतलब समांगी मिश्रण ये पूछ रहा है। क्या पूछा है? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या हो गया? हवा यहाँ से राइट आंसर है। क्योंकि हवा में अगर कोई चीज़ दूसरी गैसेस मिल जाती है तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता है और वो समान गुण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स क्या पूछा है? रेशम पालन क्या कहलाता है? जो हम रेशम कीटों का पालन करते हैं, उसे रेशम निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर या एग्रीकल्चर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये रहेगी सेरी कल्चर की। आप यहाँ से देख लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेरी कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर बोलते हैं। सीधा सा आंसर है ये, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी क्या होते हैं? प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशीय प्रोकैरियोटिक या बहुकोशीय यूकैरियोटिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए, इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूपी स्टडी जोन को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ओके, थैंक यू।